मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं शेखर जोशी की आपके पाठ्यक्रम में एक कहानी है। उस कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कक्षा 11 में जो एनसीईआरटी की बुक लगती है हिंदी विषय में, उसमें एक कहानी है शेखर जोशी की लिखी हुई। बहुत ही बढ़िया वो कहानी है। कहानी का नाम है गलता लोहा। तो जातिवाद की पृष्ठभूमि पर ये कहानी उन्होंने लिखी है और कहीं ना कहीं हमारे समाज के एक दृश्य को दिखाते हैं, एक समाज की सोच को इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास उन्होंने किया है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं लेखक के परिचय को। तो नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी जिनका जन्म कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है और सन 1932 में अल्मोड़ा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं इनकी कोसी का घटवार, बहुत ही बढ़िया एक कहानी उन्होंने लिखी है कोसी का घटवार। ये भी उत्तराखंड के पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है, कभी आप ज़रूर पढ़ें जब भी आपको मौका मिले। इसके अलावा साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार इनके कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद इनका कुछ शब्द चित्र संग्रह है। सम्मान की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पहल सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। तो बहुत सी बढ़िया कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं और उन्हीं कहानियों में एक अच्छी सी कहानी, बढ़िया सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है जिसका नाम है गलता लोहा। और ये जातिगत विभाजन के जो विभिन्न दृष्टिकोण लोगों के मन में हैं उसके बारे में एक कहानी दी गई है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, पाठ का नाम मैंने बताया था गलता लोहा। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक पात्र है मोहन और दूसरा जो पात्र है वो है धनराम। ये दो मुख्य पात्र आपको मिलेंगे इस कहानी। तो मोहन जो है, उसके पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ जाते हैं। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार की आफर की जो आवाज़ है वो उसके कानों में पहुंचती है। जब वो उस दुकान के रास्ते जा रहा होता है, वो देखता है कि वहाँ पर धनराम लोहे का काम कर रहा होता है और जो लाल गर्म लोहा है उस पर हथौड़े के पड़ने पर जो धप धप की आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ को वो सुन रहा था और इसको वो आसानी से पहचान भी सकता था क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये धनराम के आफर से आ रही थी। धनराम उसके बचपन का मित्र था। तो कहानी में आगे क्या लिखा है, वो उसके पास एक लंबे बेंट वाला एक हंसुआ था, एक दराती के प्रकार का था और इसको वो अपने खेतों में जा रहा था जिसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थी। उसने सोचा कि वो उनको काट छाट कर साफ कराएगा, तो इस वजह से वो अपने हंसुए को लेकर खेतों की तरफ जा रहा था। बूढ़े वंशीधर उसके पिता का नाम है, मोहन के पिता का नाम वंशीधर है। तो उनके बस का भी काम नहीं रहा खेती वाला है, क्योंकि अब वो शरीर उनका कमज़ोर हो गया, वृद्ध हो चुके हैं, बुढ़ापे का जर्जर शरीर है और ना ही उतना कठिन परिश्रम कर सकता है। साथ ही साथ वो काम करते थे पुरोहिताई वाला, और अभी जो पुरोहिताई वाला काम है ये भी उनसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी वृद्ध अवस्था के कारण उनका जो शरीर है वो व्रत उपवास नहीं झेल सकता है। तो इस प्रकार से बार बार अपने बच्चे जो मोहन है उसको कहते हैं कि वो इस पुरोहिताई वाले काम को करे, लेकिन मोहन उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाता है। इसी बीच में मोहन ऐसा भी नहीं था कि उनका आशा नहीं समझता है कि ये जो काम है हमारा पुश्तैनी काम है, हमें करना चाहिए, लेकिन इस तरीके जो उसके पिता थे वो जिस तरीके का अनुष्ठान करते थे उस तरीके का अनुष्ठान करने का ना ही उसको अभ्यास था और ना ही वैसी गति थी। इसलिए वो कोई ऐसा विशेष सुझाव भी उनको नहीं देता था और कोशिश करता था कि पिता के भार को हल्का करें। तो इस वजह से वो उनके भार को हल्का करने के लिए खेतों की ओर चला था, लेकिन जब वो हंसुआ था उसकी धार पर जब उसने हाथ फेरा तो उसको लगा कि वो पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। तो अपने उस हंसुए, उस दराती पर धार पहनाने के लिए वो धनराम की आफर पर रुकता है। देखता है कि धनराम क्या कर रहा है, एक हाथ से भट्टी को गर्म कर रहा है, गर्म होते हुए लोहे को उलट पुलट रहा है, धौंकनी को फूंक रहा है, और मोहन क्या करता है, भट्टी से दूर एक खाली कनिस्तर पर बैठकर उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देखता है। फिर उसको बचपन की याद आती है मोहन को। मैंने आपको बताया था मोहन और धनराम दोनों क्या हैं, बचपन के मित्र हैं। तो मोहन कहता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। तो वो दोनों बचपन की दुनिया में लौट आते हैं। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और क्या बोलता है, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे।
सच कहूँ तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। तो इसके बाद दोनों हंस जाते हैं, हंस पड़ते हैं और बचपन की दुनिया की बातें उन्हें याद आती हैं। तो वो याद करते हैं किस प्रकार उनके जो मास्टर जी थे वो गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर जब वो चार दीवारी में प्रवेश करते थे तो थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते और उठापटक करते जो बच्चे थे उनको जैसे सांप सूंघ जाता है, वो सब अपने अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। और मास्टर जी आके बड़े कड़े स्वर में पूछते हैं कि प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? जबकि मास्टर जी जानते थे कि अगर प्रार्थना हो गई होगी तो उसका आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती। इसके बाद मास्टर जी पूरी क्लास को देखते हैं और पूछते हैं कि मोहन नहीं आया आज। मोहन जो था उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का ये बालक था। पढ़ने के साथ साथ वो गायन में भी बहुत बेजोड़ था। जब सवेरे प्रार्थना होती थी तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर वो प्रार्थना भी किया करता था। अब मोहन को लेकर जो मास्टर जी थे, मास्टर त्रिलोक सिंह थे, उनको बहुत उम्मीदें थी। उनको लगता था कि जो मोहन है ये ज़रूर आगे आने वाले समय में अपना नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ हम सबका नाम भी रोशन करेगा। इसके साथ साथ वो क्या करते थे, जब कक्षा में किसी से कोई प्रश्न पूछते थे और वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था तो मोहन से पूछा जाता था और मोहन उन्हें ठीक ठाक उत्तर देकर संतुष्ट कर देता था। तो उसके बाद वो उस बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। मोहन से कहते थे कि क्या कहते थे, पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठे। तो इस प्रकार से मोहन क्या करता था, अपने जो साथी मित्र थे, जो साथी सहपाठी थे, उनको कई बार बेंत भी उसने लगाए थे और कान भी खींचा करता था। लेकिन धनराम भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था जिसको मोहन ने कई बार इस तरीके से दंडित किया हुआ था। लेकिन उसके बाद भी धनराम के मन में मोहन के लिए सदैव स्नेह और आदर का भाव ही रहा। और इसका कारण जो था, कारण ये था कि जो धनराम था वो एक निम्न जाति से संबंधित था और मोहन एक उच्च जाति से संबंधित था। इस वजह से धनराम ने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। इसके साथ साथ धनराम जो था वो बचपन में खेती में बहुत कमज़ोर, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। तो मास्टर जी जब उससे कई बार कक्षा में पूछते थे, जैसे मास्टर जी ने एक बार 13 का पहाड़ा पूछा तो 12 का पहाड़ा तक तो उसने याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा वो याद ही नहीं कर पाया। तो इस तरीके से मास्टर जी ने उसकी पिटाई भी करी है। और साथ ही साथ मास्टर जी का एक नियम भी था कि जिसको मार पड़नी थी वही अपने लिए हथियार भी लेकर आता था, अर्थात वही अपने लिए एक डंडा भी चुन के लेकर आया। तो धनराम मंदबुद्धि का बालक था। जब उससे मास्टर जी ने कहा 13 का पहाड़ा याद कर, तो पूरा दिन याद करने के बाद भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर जी ने पहाड़ा सुनाने को कहा तो वो 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। तो इस समय मास्टर जी ने, त्रिलोक सिंह जो मास्टर थे, उन्होंने उस बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक चला दी, अर्थात उसको कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसको बुरी लगनी थी। तो उन्होंने कह दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो इस तरीके से हमेशा धनराम को कई बातें सुनने को मिलती थी और इसी वजह से जब धनराम धीरे धीरे हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो उसके जो पिता थे उसने उन्हें धौंकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो धनराम था उसने अपने पिता के उस काम को सहज भाव से स्वीकार कर लिया। जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो उसके बाद वही उस काम को करता है और लोगों को, गांव वालों को ये याद भी नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने। इसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी का स्कूल पूरा होता है, मोहन को मिलती है छात्रवृत्ति और वो चले जाता है किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए। जो दूसरा स्कूल था वो थोड़ा दूरी पर था, गांव से 4 मील दूरी पर था। 2 मील की तो चढ़ाई थी, इसके अलावा बरसात के मौसम में एक नदी भी वहाँ बीच में पड़ती थी। अब समस्या तो गंभीर थी, लेकिन वंशीधर जो उसके पिता थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम वहाँ लिखा दिया। मोहन जो क्या करता था, लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता था और छुट्टी से थका हुआ घर लौटता था। तो ये प्रक्रिया रोज चलती रही। एक दिन वर्षा के दिन जब वो वापस घर को लौट रहा था तो क्या हुआ, अचानक भारी वर्षा होने के कारण नदी में पानी बढ़ गया और बड़ी मुश्किल से जो मोहन था वो अपनी जान बचाकर वापस लौटता है। और जब इस बात को उसके पिता को पता चलता है तो वंशीधर इस बात से बहुत घबरा जाते हैं और बच्चे के भविष्य को लेकर
चिंतित रहने लगते हैं। इसी बीच में क्या होता है, उनकी बिरादरी का एक व्यक्ति जिसका नाम था रमेश, वो लखनऊ से आता है, छुट्टियों में घर आया होता है। तो वंशीधर उससे मोहन की पढ़ाई के बारे में बातें करते हैं। तो रमेश उनसे कहता है कि वो मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें और वो वहीं उसे पढ़ा लिखा लेगा और बड़ा आदमी वो बन जाएगा। तो वंशीधर को ऐसा लगता है जैसे कि रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखें भर जाती हैं और वो भरे गले से केवल इतना ही कह पाते हैं कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो जैसी छुट्टियां समाप्त होती है रमेश की, तो रमेश के वापस लौटते वक्त वो मोहन को भी अपने साथ लखनऊ ले जाता है। यहाँ से मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। तो जो मोहन शुरुआत में अपने घर के काम में हाथ बटाता था, लेकिन धीरे धीरे वो मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभीयों के कामकाज में हाथ बटाने लगा। लोग उससे विभिन्न प्रकार के कार्य कराने लगे। और जो जिनके साथ वो आया हुआ था रमेश, वो वैसे तो एक बड़े बाबू की हैसियत वाले थे, लेकिन उन्होंने मोहन को एक घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं समझी थी। और बाद में खाली फॉर्मेलिटी के लिए तौर पर वो उसका एक पास के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम भी लिखवा लेते हैं। तो गांव का जो मेधावी छात्र था वह शहरी जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता है और धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति उसका रुझान कम हो जाता है और धीरे धीरे वो एक सामान्य एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रह जाता है। और उसके जो घर वाले थे उनको उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बताई जाती है, बल्कि उनसे कहा जाता है कि मोहन को पढ़ाई कर रहा है और आगे की कक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो उसके जो पिता थे घर पर, वो उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखते रहते थे और सोचते रहते थे कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारा दारिद्र्य जो है वो मिटा देगा। तो इस तरीके से जीवन चलता रहा और मोहन जो था अपनी पढ़ाई करते रहा, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के बाद भी वो उस माहौल में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता और धीरे धीरे एक सामान्य स्टूडेंट रह जाता है। इसके बाद रमेश जो है वो निर्णय लेते हैं कि आजकल BA में बहुत से लोगों ने कर लिया है, सब बेकार मारे फिर रहे हैं, इससे अच्छा है कि इसको कोई एक ऐसा काम सिखा दिया जाए। पढ़ाई से अच्छा तो ये है कि उसको कोई हाथ का काम सिखा दिया जाए। तो मोहन को क्या करा जाता है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, कारखानों में काम करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो उसको एक तकनीकी स्कूल में वो भर्ती करते हैं जिससे वो फैक्ट्रियों में काम ढूंढता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतते रहता है और जब समय आगे बढ़ते रहता तो जब उसके जो पिता थे वंशीधर, उनको जब ये पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो एक बड़ा ऑफिसर न बनकर एक सामान्य सा इंसान है और जो कि फैक्ट्रियों में काम करता है, तो उनको इस बात से बहुत गहरा दुख होता है और इस बात को वो लोगों के सामने कहना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग उनका मजाक बनाएंगे। तो इस तरीके से जीवन चलते रहता है। फिर वही कहानी वापस लौटती है। तो मास्टर त्रिलोक सिंह की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों में मोहन और धनराम बातें करते रहते हैं। इसके बाद इसी बातों में धनराम ने उस हसुए की फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाता है और उसकी धार को सही कर देता है। इसके बाद जो मोहन है और धनराम है वो अन्य भी और से अपने बचपन की बातें करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब तक लोहा ठंडा होता है तब तक मोहन वहाँ पर बैठा होता है। हालांकि उस समय ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में बैठना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शहर में रहने के बावजूद मोहन था गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित। तो ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन वो धनराम के साथ अपनी मित्रता की वजह से वहीं उनके साथ बैठा रहता है और इस व्यवहार से धनराम बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। धनराम क्या कर रहा होता है कि लोहे की मोटी सी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल आकार देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब भी वो उसको पकड़कर हथौड़े से चोट मारता तो निहाई पर ठीक तरीके से न फंसने के कारण वो मुड़ नहीं पाती। मोहन कुछ देर तक तो उसको देखते रहता है, लेकिन उसके बाद वो अपना संकोच त्यागता है और दूसरी तरफ से लोहे को पकड़ लेता है और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते हुए अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते हुए उसे गोल एक सुगड़ गोली का रूप दे देता है। और जब
जो धनराम है वो इस तरीके से का काम करते हुए उसको देखता है कि किस तरीके से मोहन एक ब्राह्मण जाति का बालक होते हुए भी एक आफर में, शिल्पकार टोले में बैठकर एक आफर चलाने का काम कर रहा है। तो ये बात सुनकर धनराम थोड़ा घबरा जाता है और आसपास देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब उसकी नज़र पड़ती है मोहन पर, तो मोहन इस असमंजस की और इस स्थिति से उदासीन होकर संतुष्ट भाव से अपने उस लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा होता है। और उसने धनराम की ओर को अपनी कारीगरी की स्वीकृति की पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती जिसमें कोई प्रकार की स्पर्धा नहीं थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो एक कहानी है, एक कहानी जो दिखाती है कि लोगों को उनके काम के अनुसार जाना जाता है। अगर मोहन जो था, जो कि ब्राह्मण खानदान का एक बालक था, अगर वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाता तो सब लोग उसके संस्कारों की तारीफ़ करते, सब लोग उसके ख़ानदान की तारीफ़ करते। लेकिन शहरी माहौल में वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता और एक सामान्य बालक की तरह सामान्य फैक्ट्रियों में काम करता है। बाद में वो अपने काम को छोड़कर घर आ जाता है। तो ये सारी ऊपर कहानी है। तो ये कहानी जातिगत परिदृश्य को दर्शाती है और इसके ऊपर जो शेखर जोशी है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस कहानी को लिखने का प्रयास किया है। तो ये कहानी का लगभग एक सार संक्षेप है। आप इस कहानी को अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको आसानी से कहानी समझ में आ जाएगी और फिर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर बनाना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। बार बार देखेंगे तो कहानी याद हो जाएगी और फिर किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।